Hello friends, how are you? My name is Mohit Joshi and today we deal a practice set which will be equally useful for SSC, bank, TET, CTET, NDA, TGT, PGT and all other competitive exams in which English is asked at competitive level. And I hope you will enjoy the session very much and this will help you a lot. So here we go. आज हम लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपकी तैयारी को और ज़्यादा धारदार बनाएगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट एंड रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लिखा है सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। एक बार ये आप अपना दिमाग लगाइए और फिर देखिए आंसर क्या होता है। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। आंसर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हैज़ की जगह हैव का यूज़ होगा। हैज़ की जगह हैव का यूज़ होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से जो ठीक पहले लिखा हुआ है वो होता है उसका एंटीसीडेंट। और ध्यान रखना एंटीसीडेंट जैसा होगा, एंटीसीडेंट जैसा होगा आगे आने वाली वर्ब वैसी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मदर्स, तो मदर्स के हिसाब से हैज आएगा कि हैव? तो मदर्स के हिसाब से क्या आएगा? हैव आएगा। तो इसलिए हमारे पास हैज़ नहीं, क्या आंसर होगा? हैव आंसर होगा और इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। और सी में क्या होगा? फ्यू की जगह अ फ्यू का यूज़ होगा। फ्यू की जगह अ फ्यू का यूज़ होगा क्योंकि फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, यानी डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा और फ्यू का मतलब क्या है? न के बराबर। तो हमने क्या लिखा? फ्यू की जगह अ फ्यू का यूज़ करेंगे। अ फ्यू का मतलब होगा कुछ दिनों में। तो ये इसका आंसर था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है निदर द माउस नोर द लायन वर कोट। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पर वर की जगह वोज का यूज होगा। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब निदर और नोर, पहले ये चेक करेंगे कि निदर के साथ पेयर नोर ही आता है, इधर के साथ पेयर और आता है। जब निदर नोर या इधर और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों, जैसे एक सब्जेक्ट है हमारे पास द लायन और एक सब्जेक्ट है हमारे पास द माउस। जब निदर नोर या इधर और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब यानी जो वर्ड है यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? लायन। और लायन अपने साथ वर्ब क्या लेगा? वॉज। तो इसलिए वर आंसर नहीं, क्या आंसर होगा? वॉज आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है? 4 पे लिखा है आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। बताइए आंसर क्या होगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो सेंटेंसेज है हमारे पास, एक आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली और दूसरा सेंटेंस आई विल मीट यू। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आफ्टर, आफ्टर के बाद अगर कोई सेंटेंस हो, आफ्टर ही नहीं है, जहाँ पे लिखा हो आफ्टर, जहाँ पे लिखा हो टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, प्रोवाइडेड, इन केस, ये सब इफ़ क्लोज के पार्ट होते हैं। कौन सी क्लोज के पार्ट होते हैं? इफ़ क्लोज के पार्ट होते हैं। और आप ध्यान रखना इफ़ क्लोज के बाद कभी भी विल का यूज़ नहीं करते। इफ़ क्लोज के बाद कभी भी विल का यूज़ नहीं करते या कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो गया है? ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। सेंटेंस में कोई
कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आंसर होगा नो एरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं 6 क्या है। यहाँ पर आपको फिलअप फिल करना है और फिलअप में लिखा है दिस इज़ द बैग, दिस इज़ द बैग इन, इसके बाद ब्लैंक है, द मनी वॉज केप्ट, यानी यह वो बैग है जिसमें पैसे रखे हैं, यानी मीनिंग हमको निकालना है जिसका, यानी जिसमें। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू, हम लोग देखते हैं whom और whose। हम लोगों को पता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन मार्क बाद में नहीं होता, और whom, whose या who की कंडीशन ये है कि इनके बाद, यानी इनका जो एंटीसीडेंट है या इनसे जो पहले आता है वो हमेशा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक आदमी होना चाहिए, और इन तो आदमी नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हो गए हैं गलत। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो आंसर होगा विच या आंसर होगा दैट। हमको मीनिंग निकालना है जिसमें, तो जिसमें को हम लोग इन विच कहते हैं, ना कि इन दैट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वी आर क्रेडिटेबली इन्फॉर्म्ड दैट द मर्डरर हैज़ गिवन हिमसेल्फ, इसके बाद ब्लैंक है, टू द पुलिस, टू द पुलिस। क्रेडिटेबली का मतलब होता है श्रेयपूर्वक, यानी हमें श्रेयपूर्वक इन्फॉर्म किया गया कि मर्डर ने पुलिस को अपने आप को सौंप दिया है। तो ध्यान रखेंगे, अपने आप को सौंपना, ठीक है, यानी एक तरीके से अपने आप को छोड़ देना। तो इसमें आंसर होगा गिव, गिवन अप। आंसर क्या होगा हमारे पास? अप। गिव डाउन का कोई मतलब नहीं होता है, और गिव अबाउट का मतलब होता है के बारे में। गिव अबाउट का क्या मतलब होता है? के बारे में। और गिव ऑन का मतलब होता है देना। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट मीनिंग निकल कर आता है वो निकल कर आता है गिव अप से। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं। आई कुड नॉट बाय द बुक, आई कुड नॉट बाय द बुक, मैं किताब नहीं खरीद सका, बिकॉज इट वॉज, देखिए क्या है। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 4 पे लिखा है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है हाथों से बाहर हो जाना, यानी नियंत्रण से बाहर हो जाना। अब नियंत्रण से बाहर होने का तो मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। ये कॉन्टेक्स्ट में गलत है। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है अस्त व्यस्त। अब अगर कोई चीज़ें अस्त व्यस्त है तो क्या उसको खरीदा नहीं जाएगा? खरीदा तो जा सकता है, भले ही वो ऑर्डर में न लगी हो। तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, और जो दिखाई ना दे आप खरीदोगे कैसे? तो इसलिए ये 3 ऑप्शन हो गए हैं गलत। और ध्यान रखिएगा गाइस, व्हेन 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट द 4th वन एंड लेफ्ट विल एब्सोल्युटली योर आंसर। आउट ऑफ प्रिंट का मतलब होता है जो प्रिंट नहीं हुई है, यानी ये किताब को इसलिए नहीं खरीद सका क्योंकि वो प्रिंट नहीं हुई थी। ये इसका आंसर हो गया ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 9 की तरफ। और 9 में लिखा हुआ है आई नेवर फील, ब्लैंक है, अमंग स्ट्रेंजर्स, यानी ये महसूस नहीं करता है स्ट्रेंजर्स के साथ। अब देखते हैं कैसा। एट अ लॉस का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ये क्या हो जाएगा? गलत। इन टाइम का मतलब होता है समय, समय से, और समय से का कोई मीनिंग नहीं है। आई नेवर फील टू सी, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, मीनिंग आ रहा है एट ईज़। एट ईज़ का मतलब होता है आराम महसूस करना। तो क्वेश्चन का मतलब है आई नेवर फील एट ईज़ अमंग स्ट्रेंजर्स, यानी मैं कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छा महसूस नहीं करता हूँ। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, देखते हैं लिखा है वी हैव, इसके बाद ब्लैंक है, अ न्यू टेक्स्ट बुक। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। रन आउट, रन आउट का मतलब होता है रुकना, यानी वी हैव रन आउट अ न्यू टेक्स्ट बुक, ये तो कोई बात नहीं हुई, ऑप्शन गलत है। टेकन आउट, टेक आउट का मतलब क्या होता है जी? टेक आउट का मतलब होता है निकाल देना। अब निकालने का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। स्टूड आउट का मतलब होता है बिल्कुल अलग खड़े हो जाना, यानी हट के खड़े हो जाना, ये भी मीनिंग नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जब 3 ऑप्शंस गलत हों तो जो चौथा होता है उसको देखने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन सही होना ही होना है। आइए देखते हैं क्या है। ब्रोट आउट, ब्रोट आउट का मतलब ब्रिंग आउट, और ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव ब्रिंग आउट अ न्यू टेक्स्ट बुक, यानी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक टेक्स्ट बुक को प्रकाशित किया है। तो ये मीनिंग देता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ब्रॉट आउट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आप लोगों को जो है ना सिनोनिम्स देखना है। मैं बता देता हूँ, इसमें सिनोनिम्स चेक करना है। एमनेस्टी क्या होता है, वर्ड आया हमारे पास एमनेस्टी। एमनेस्टी का मीनिंग होता है माफ़ कर देना। क्या होता है, माफ़ कर देना या अक्षमादान देना। सबके मीनिंग देख लेते हैं। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, गलत। जेनरोसिटी का मतलब उदारता, मीनिंग नहीं आ रहा है। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना, मीनिंग नहीं है। सीधा मीनिंग बचता है पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, अक्षमा करना। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। 12 पे लिखा है सेस्टा, और सेस्टा का मतलब होता है हल्की सी झपकी लेना। और झपकी लेने को क्या बोलते हैं, विजन का मतलब दृश्य होता है, गलत हो गया। सेल्फ हेल्प का मतलब होता है स्वयं की सहायता करना, गलत हो गया। सिस्टरहुड का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना महिला संघ, वो हो गया, ये भी गलत है। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा हुआ है प्लेबियन। प्लेबियन का मतलब होता है सर्वसाधारण, सर्वसाधारण। आइए देखते हैं मीनिंग। पीजेंट का मतलब किसान, गलत है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब कुलीन वर्ग, गलत है। नोबल का मतलब होता है क्या, श्रेष्ठ, गलत है। कॉमनर का मतलब होता है साधारण। तो ये हुआ हमारा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, ऑपोजिट यानी उल्टा मीनिंग फाइंड करना है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप ये चेक कर लें कि आपको पूछ क्या रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमसे पूछता ऑपोजिट है यानी एंटोनिम है, और हम आंसर देते हैं सिनोनिम्स का। इसको बोलते हैं आते हुए गलत होना। तो हमारी ड्यूटी क्या है, तो आर ड्यूटी इज दैट वी मस्ट चेक दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है हमसे क्या, ऑपोजिट वर्ड। देखते हैं। टेनेसियस, टेनेसियस का मतलब होता है कोई चीज़ दृढ़ हो, फर्म हो। आइए देख लेते हैं। यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, मीनिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर एमलेस। एमलेस का मतलब होता है जिसका कोई जैसे बोलते हैं ना, एमलेस का मतलब होता है बिना किसी एम के, बिना किसी लक्ष्य के, यानी जो अपनी बातों में दृढ़ नहीं है। रूड का मतलब होता है क्या, रूड का मतलब होता है रूखा व्यवहार करना, गलत है। रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़। अब आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स है। और आपसे पूछा क्या गया है, एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स एक ही बचता है, आंसर है एमलेस। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 पे लिखा है वल्नरेबल। और वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है संवेदनशील, या आप सिंपल शब्दों में कहो तो कह सकते हैं कोई चीज़ जो बहुत ही नाजुक हो। आइए देखते हैं क्या है। सुप्रीम का मतलब होता है जो चीज़ सुपर हो, सुपर से वर्ड बना है सुप्रीम यानी श्रेष्ठ, ये तो इसका उल्टा नहीं है। डिसेंट का मतलब होता है शालीन, ये भी आंसर नहीं है। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बचा, पावरफुल, यानी नाजुक का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, पावरफुल। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया है, सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 16 पे लिखा है सीडेंट्री। और सीडेंट्री का मतलब क्या होता है, सीडेंट्री का मतलब होता है कोई चीज़ जो नॉन एक्टिव हो। कोई चीज़ कैसी हो, नॉन एक्टिव हो। आइए देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पे लिखा हुआ है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। लेजी का मतलब होता है आलसी, और रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। तीनों ही हमारे ऑप्शन नहीं है, हमारा आंसर होगा एक्टिव। यानी कोई चीज़ जो एक्टिव है और कोई चीज़ जो नॉन एक्टिव है उसको क्या बोलेंगे, सीडेंट्री। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया है, डी। आंसर हुआ हमारा एक्टिव। नेक्स्ट पे देखते हैं, पूछा क्या गया है, आपको बताना है क्या, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है कि पुट अप द शटर्स का मतलब क्या होता है, पुट अप द शटर्स। अच्छा, शटर्स को छोड़ो, आप ये बताइए शटर क्या होता है।
जैसे दुकान का शटर होता है। अगर हम पुट अप द शटर करते हैं यानी दुकान का शटर लगाते हैं तो मीनिंग क्या निकलता है? वेंट आउट ऑफ बिजनेस, एक्सपीरियंस्ड अ डाउनसाइड, सोल्ड ऑफ असेट्स या चेंज्ड ओनरशिप। तो मैं आपको बता दूं, पुट अप शटर्स का मतलब होता है किसी बिजनेस को बंद करना, किसी बिजनेस को बंद करना, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है? अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट, बकेट का मतलब क्या होता है? बाल्टी। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बूंद, यानी एक बाल्टी में एक बूंद होना। आपने एक मुहावरा सुना है ना, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बहुत ही कम, बहुत ही अपर्याप्त, ये मीनिंग होता है। एज मच एज पॉसिबल, ये तो अपोजिट मीनिंग हो गया। नथिंग एट ऑल, ये गलत हो गया क्योंकि कुछ है ही नहीं, और ये क्या कह रहा है? ड्रॉप। अ हैंडसम अमाउंट, ये इसका उल्टा हो गया है। आंसर क्या निकला? अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी इतना अमाउंट जो बिल्कुल ही नगण्य हो लेकिन हो। मैटर क्या है? मैटर ये है कि जो न के बराबर है लेकिन है, तो आंसर होगा अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है फाइंड नो फेवर, यानी कोई भी सहायता न मिलना, कोई भी सहायता न मिलना, बिल्कुल ब्लैंक। तो आंसर होगा हमारा बी। चिक बाई जोल का क्या मतलब होता है? चिक बाई जोल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही निकट हो, यानी एनीथिंग विच इज़ वेरी क्लोज। तो आंसर हो गया हमारा क्लोज टुगेदर। आगे के हम लोग आगे के भी देखेंगे, क्या पता उसमें इससे बेटर मीनिंग हो, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी इसको कंसिडर कर लेते हैं आंसर। देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है आर्गुइंग, टीजिंग वन अनदर और अवॉइडिंग वन अनदर। तो ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा वेरी क्लोज टुगेदर, यानी चिक बाई जोल का मतलब होता है कोई चीज़ जो निकट हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और 21 में लिखा है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ आउट ऑफ बिहेवियर, विच इज़ आउट ऑफ बिहेवियर या आउट ऑफ प्लेस। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अनरिजनेबल हो या अनएक्सेप्टेबल हो। आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछता है। इम्प्रूवमेंट करना है आपको, क्या करना है? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यानी सेंटेंस में सुधार करना है यदि जरूरी हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव टू से दैम द ट्रूथ। अब हमको देखना है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है? से, ये यहाँ पे लिखा हुआ सही है या नहीं। इसने कहा आई हैव टू से दैम। अब देखो दो व्यक्ति हैं, एक तो आई और एक है दैम। दो व्यक्ति हैं, एक आई और एक दैम। और जब दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है ना, तो ना तो उसको से कहते हैं और ना ही उसको स्पीक कहते हैं। स्टेट होता है कोई स्टेटमेंट देना, ये भी गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा टेल। टेल का मतलब होता है बताना, और बताने के लिए दो आदमियों का होना जरूरी होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? टेल। नेक्स्ट देखते हैं, 23 पे लिखा हुआ है द एसएसपी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM टू 3 PM, यानी एसएसबी ने इंटरव्यू लिया कैंडिडेट्स का 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। ध्यान रखना, बिटवीन के साथ कंजंक्शन आता है एंड। बिटवीन के साथ कंजंक्शन क्या आता है? एंड। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू, इसलिए इम्प्रूवमेंट तो है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। फ्रॉम भी नहीं आता, गलत है। टू भी नहीं आता, गलत है। और बाई भी नहीं आता, गलत है। ये तो चारों ही गलत हो गए हैं। ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा द एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM, और 2 की जगह आ जाएगा एंड, AND। 2 की जगह क्या आ जाएगा? एंड। ध्यान रखना, क्योंकि बिटवीन के साथ कंजंक्शन क्या आता है? एंड। और अगर यहाँ पे होता फ्रॉम, बिटवीन की जगह अगर यहाँ पे क्या होता? फ्रॉम, तो आंसर क्या होता? 2। तो इसको सही कर लेना आप लोग, यहाँ पर 2 की जगह क्या आएगा? एंड आएगा, AND। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे लिखा है दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम। हैव हैड रियल अंडरलाइन पार्ट है, देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, गुड क्या होता है? गुड एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो क्या होता है? एडवर्ब। वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, और रियल एडवर्ब नहीं है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो है।
यानी हमें मीनिंग चाहिए किसका, रियली का। यहाँ पर तो रियली ही नहीं है, गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी। देख लेते हैं तीनों। यहाँ पे लिखा हैव हैड रियली, हैव हैड रियली, और यहाँ पे लिखा हैव हैड अ रियली, यानी इसमें क्या फालतू है, आर्टिकल अ। आर्टिकल कब लगता है, जब सेंटेंस में क्या हो, नाउन हो। गाइस ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में नाउन है तो ही हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो सेंटेंस में कभी भी क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, सी। समझ गए हैं, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये इसका एडवर्ब, और ये जो आर्टिकल लगा ये किसके लिए लगा, टाइम के लिए, यानी नाउन के लिए आर्टिकल का यूज़ हुआ। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो गया, सी। तो सेंटेंस में आपको पढ़ के बता देता हूँ, दे हैव हैड अ रियली गुड टाइम, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मॉडर्नाइज्ड द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी ने क्या कर दिया है, मॉडर्न इवेंट्स को मॉडर्नाइज किया है या क्रांति ला दी है। देख लेते हैं। मॉडर्नाइज तो नहीं करेगा। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित करना, गलत है। क्रिएट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने मन से बना दी हो, समझ रहे हो ना, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने मन से बना रहे हो, और मन से इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बनी। तो आंसर क्या होगा, रिवोलाइज्ड। रिवोलाइज्ड का मतलब होता है क्रांति ला देना, यानी इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया है, मॉडर्न इवेंट्स में, जो मॉडर्न इवेंट्स हैं उनमें क्रांति ला दी है। तो इसलिए आंसर होगा अ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है द सेल्स बाय टोल्ड द कंज्यूमर। हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड होता है कंज्यूमर और एक वर्ड होता है कस्टमर। कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, और कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है। ध्यान रखना, कस्टमर केवल और केवल खरीदेगा, कंज्यूमर समटाइम्स खरीदता भी है और कंज्यूम भी करता है। तो यहाँ पे लिखा है द सेल्स बाय टोल्ड द कंज्यूमर नॉट टू टच द प्रोडक्ट ऑन डिस्प्ले, यानी यहाँ पर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। इसलिए आंसर क्या होगा, इसलिए आंसर होगा कस्टमर। आंसर क्या होगा, कस्टमर। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू सेंड द लेटर, टू सेंड द लेटर एट माई एड्रेस, यानी इस लेटर को मेरे एड्रेस पर भेज दो। आंसर क्या होगा। अब लिखा हुआ एट सही लग रहा है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड। अब देखिए ये जो वर्ब लिखी हुई है ना सेंड, सेंड के साथ प्रीपोजिशन एट आती है क्या, गलत है। ऑन आती है, नहीं। सेंड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है टू, क्या आती है जी, टू आती है। ऐसे आपको आंसर फाइंड करने हैं, तो ध्यान रखेंगे आंसर क्या होगा, टू। यानी जो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू सेंड द लेटर टू माई एड्रेस, टू माई एड्रेस, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है सुनील एंड आई हेल्प्ड टू सेल टिकट्स। यहाँ पे देखते हैं आई आएगा या दिए हुए ऑप्शंस में से क्या आएगा। अब देखिए आई जो लिखा हुआ है, आई जो लिखा हुआ है इसको इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव जब हम करते हैं ना तो चीज़ों को बदलते नहीं हैं। जैसे आई है तो आई का ही रिलेटेड कुछ होगा, न कि अस। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसे देखिए कि हेल्प्ड क्या है, वर्ब है। हेल्प्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब से ठीक पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। हेल्प से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हेल्प तो वर्ब है। अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जबकि अस ऑब्जेक्ट होता है, गलत हो गया। मी ऑब्जेक्ट होता है, गलत हो गया। आई चूँकि सब्जेक्ट ही है और वी चूँकि सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट पहले से लिखा हुआ है तो सही है, फिर हमको एक्स्ट्रा लगाने की क्या ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्या आंसर हो जाएगा जी, नो इम्प्रूवमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 पे लिखा है दिस बुक इज़ अडोप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगनर्स। अब हमारे पास ऐसे तीन वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है अडोप्ट, अडोप्ट का मतलब ADOPT, अडोप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना। एक वर्ड होता है हमारे पास अडेप्ट, ADAPT। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार या किसी चीज़ के अनुकूल होना।
एक वर्ड हमारे पास होता है अडेप्ट, ADEPT। इसका मतलब होता है स्किलफुल या आप बोलते हैं हिंदी में दक्ष। तो हमारे पास तीन वर्ड आए, अडोप्ट, अडेप्ट और एक ये वाला अडेप्ट। तीनों के मीनिंग याद रखना। ADOPT अडोप्ट का मतलब ग्रहण करना, ADAPT इस अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, और एक होता है अडेप्ट, इसका मतलब होता है क्या, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस भी बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या है। यानी दिस बुक इज़ अडोप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगनर्स। यानी ये जो बुक है ये बिगनर्स की नीड के अकॉर्डिंग है। और अकॉर्डिंग का मीनिंग कौन देगा, अडेप्टेड। कौन देगा, अडेप्टेड, इसलिए आंसर होगा अ। दूसरी बात यह है कि अडेप्ट के साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं लगती है, इसलिए ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। यहाँ पे जो इनअप्रोप्रिएट है तो ये गलत हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ अ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 की तरफ। लिखा हुआ है दे आर अ गुड मैनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे लिखा है सम गुड मैनी टाइगर्स। अगर आपने सम लिख दिया है तो फिर मैनी क्यों लिख रहे हैं। द गुड, मैनी, द गुड तो अच्छे लोग हो जाता है, तो दोनों ही गलत हो गए हैं। और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एन गुड मैनी। अगर एन है तो मैनी कैसे आ सकता है, ये भी गलत हो गया। अगर तीन गलत हो गए तो जो चौथा बचा है वो आंसर होगा। जो चौथा बचा है वो क्या होगा, आंसर होगा। आइए बताता हूँ आपको क्या मैटर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर अ गुड मैनी। ये जो लिखा हुआ अ गुड मैनी है ना, ये एक फ्रेज होता है। ये क्या होता है, एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है काफ़ी, या बोलते हैं बहुतायत में। तो क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा कि दे आर अ गुड मैनी टाइगर्स, यानी देयर आर मैनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, ये कहना चाह रहा है। तो ध्यान रखना अ गुड मैनी का मतलब क्या होता है, काफ़ी। ध्यान रखना आंसर क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। आंसर क्या है जी, नो इम्प्रूवमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 31। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है लंदन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स। यानी लंदन ओल्डेस्ट टाउन्स में से एक है इंग्लैंड के। क्या लिखा, लंदन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स इन इंग्लैंड। कहाँ पर, लंदन में, न कि लंदन का। आंसर हो जाएगा इन। बिसाइड्स का मतलब तो को छोड़कर के सिवाय अलावा ये सब होता है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग आएगा इसका, गलत हो गया। एट तो वैसे भी गलत है, तो आंसर होगा आपका इन। आंसर क्या होगा जी, इन होगा। हम कहेंगे लंदन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स इन इंग्लैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं पूछ क्या रहा है। लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड और गिवन वर्ड सेंटेंस। यानी हमको क्या बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या बताना है जी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। लिखा हुआ है टू सराउंड, यानी घेरना, विद आर्म्ड फोर्सेस, सैनिकों के द्वारा किसी क्षेत्र की घेरेबंदी करना। उसको पूछा है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिसीज। बिसीज का मतलब होता है किसी क्षेत्र को घेराबंदी करना। अटैक का मतलब आक्रमण करना। सीज का मतलब होता है छीनना, और इस सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। एक बार फिर मीनिंग बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ सीज है इसका मतलब होता है छीनना, अटैक का मतलब आक्रमण करना, और ये जो लिखा हुआ सीज है ये वाला, इस सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना, और बिसीज का मतलब होता है घेरा डालना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेज। आंसर हो गया बिसीज। आई थिंक इट्स सॉर्टेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। लिखा हुआ है अ पर्सन हु विशेज टू थ्रो ऑल द एस्टैब्लिशमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को बनने नहीं देता, किसी भी चीज़ को बनने नहीं देता। देखते हैं क्या है। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। एक ऐसा व्यक्ति जो शांति नहीं बनने देता, हर चीज़ में तोड़फोड़ चाहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अनार्किस्ट। और होलीगन का मतलब होता है गुंडा। होलीगन का मतलब क्या होता है, गुंडा। यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आंसर है अनार्किस्ट, यानी अराजकतावादी। ठीक है जी। कभी कभी इसका मीनिंग ऐसे भी आता है जैसे अ पर्सन हु इज
हु इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको भी क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, लिखा हुआ है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। मास्क का मतलब होता है मुखौटा, ये मॉस्क है, इसका मतलब होता है मस्जिद, ये होता है मैस्कोट। क्या लिखा हुआ है जी, मैस्कोट। और मैस्कोट का मतलब क्या होता है, बताओ जरा, मैस्कोट का मतलब क्या होगा। ठीक है, इसको आप सर्च करना, मैस्कोट का मतलब क्या होगा, और फिर मुझे बताना कि होता क्या है मैस्कोट। चलो वैसे मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मैस्कोट का मतलब क्या है। मैस्कोट का मतलब होता है शुभंकर। मैस्कोट का मतलब क्या होता है, शुभंकर। और मूर, क्या लिखा हुआ है, मूर। मूर कभी कभी व्यक्ति की सेंस में आता है। मूर का मतलब क्या होता है, जैसे जो पहले मोमडन लोग थे ना, जो पहले मोमडन थे, ठीक है, उनको पुराने समय में, ठीक है, एक जाति होती है मूर नाम की, जिसको बोलते हैं हबसी। क्या बोलते हैं, हबसी। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी जाति से रिलेट करता है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। उसको कहेंगे मास्क। क्या कहेंगे, मास्क। यानी मास्क का मतलब होता है मुखौटा। यूनान में पहले क्या होता था, मुखौटा लगाकर लोग बाग क्या करते थे, परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो वहीं से वर्ड आया मास्क। तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट पे लिखा है सिट ऑन द एलिफेंट्स बैक। ये पूछ रहा है कि एलिफेंट की जो कमर है, जो बैक है, उस पे जो सीट रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं। जैसे सैडल है, सैडल का मतलब होता है काठी। किसकी पीठ पे रखी जाती है, घोड़े की पीठ पे। यहाँ पे किसकी पीठ पे बोल रहा है, एलिफेंट की, तो आंसर नहीं होगा। हुफ का मतलब होता है खुर। हुफ का मतलब क्या होता है, खुर होता है। खुर क्या होता है, जो पशुओं के जो पैर होते हैं, पशुओं के जो पैर होते हैं ना, उनको खुर बोलते हैं, हुफ होता है, गलत है। लंज का मतलब होता है झपट्टा मारना, समझ रहे हो, किसी चीज़ को छीनना। तीनों ही आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, होडो। होडो का मतलब होता है सिट ऑन एलिफेंट्स बैक। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्सिंग आउट ब्लड एटसेट्रा फ्रॉम इट्स वेजल। इसका मतलब होता है कोई चीज़ इंजेक्ट करना, कोई चीज़ क्या करना, इंजेक्ट करना। ठीक है, फोर्सिंग आउट ब्लड एटसेट्रा फ्रॉम इट्स वेसल, यानी क्या है कि किसी चीज़ को, जैसे ब्लड वगैरह है या कोई चीज़ लिक्विड है, उसको निकाल कर बाहर निकालना, अतिरिक्त बोलते हैं ना, अतिरिक्त, यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना, बाहर खींचना। आप ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ अतिरिक्त ऐड कर देना, एक्स्ट्रापोलेट करना। कभी कभी इसका मीनिंग अडेंडम भी होता है, परिशिष्ट बोलते हैं ना हिंदी में, किसी चीज़ में आप ऐसे समझिए, टू ऐड समथिंग एट द लास्ट ऑफ अ बुक, न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट। तो मीनिंग नहीं है। फिर लिखा है एक्स्ट्रावेसेट। एक्स्ट्रावेसेट का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है जी, अतिरिक्त ही होता है। और ये इसका क्या है, आंसर है। किसी चीज़ जो फालतू हो उसको, जैसे हम लोग खून निकालते हैं नस से, ऐसे निकाल देना, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेट। आंसर है हमारा बी, एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है क्या, एक्सट्रीकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना। क्या बोलते हैं जी, मुक्त कर देना। और एक्जुबरेट का मतलब क्या है, एक्जुबरेट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइवली, कोई चीज़ जो एनर्जेटिक हो उसको बोलते हैं एक्जुबरेट। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रावेसेट। आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रावेसेट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे लिखा है अ कॉमन प्लेस रिमार्क। अ कॉमन प्लेस रिमार्क को क्या बोलते हैं, अ कॉमन प्लेस रिमार्क को बोलते हैं प्लेटिट्यूड। क्या बोलते हैं जी, प्लेटिट्यूड। रिमार्क तो नहीं होगा। स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता है, कथन होता है। एपिग्राम क्या होता है जी, चुटकुला। क्या होता है, चुटकुला। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, प्लेटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। लिखा हुआ है वन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड्स मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। स्कॉलर तो विद्वान होता है, विद्वान जरूरी नहीं है कि बहुत सारी भाषाएं बोल सके। ग्रामेरियन, जो व्याकरण जानता हो उसको बोलते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक वर्ड बचा लिंग्विस्टिक और एक वर्ड बचा पॉलीग्लोट। दोनों का ही मतलब होता है बहुभाषी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाएं बोल सकता है। लेकिन आंसर तो एक लगाना है।
अब ध्यान रखना, आंसर है हमारा पॉलीग्लोट। आंसर हमारा क्या है? पॉलीग्लोट। पॉली का मतलब मैनी होता है। आंसर क्यों है हमारा पॉलीग्लोट? ध्यान रखना, लिंग्विस्टिक हम तभी आंसर लगाएंगे जब ऑप्शन में विदेशी लिखा हो, यानी ऑप्शन में लिखा हो फॉरेन, अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। जब फॉरेन वर्ड आएगा, विदेशी शब्द आएगा, तभी हम आंसर लिंग्विस्ट लगाएंगे, नहीं तो लिंग्विस्ट आंसर नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, आंसर हमारा हुआ पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं जानता है, जैसे पंजाबी, राजस्थानी, कोंकणी, ये सब। तो आंसर हो गया आपका डी। आई थिंक यू गॉट इट। अब देखते हैं हम आगे पूछ क्या रहा है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड, यानी हमको ऐसी स्पेलिंग चाहिए जो क्या हो? करेक्ट हो। भाई मैं आपको स्पेलिंग बता लेता हूँ, छांट अपने आप लेना। कमेटी की स्पेलिंग होती है COMMI और डबल ई। COMMI और डबल ई कहाँ पे लिखिए? COMMI आंसर हो गया बी। दूसरा लिखा हुआ है एनवलप। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। ओ से तो बनेगा ही नहीं, ये तो गलत है। एनवलप ऐसा नहीं होता, एनवलप गलत है। आंसर होगा एनवलप, ENVELOP।